हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 के बारे में, जो इस अधिनियम के भाग 1 के अध्याय 2 के तथ्यों की सुसंगति के विषय से संबंधित है। धारा 9 की जब हम बेयर एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें से 5 प्रकार के तथ्य निकल कर आए थे जो कि रिलेवेंट होते हैं, जिनकी हम 2 की चर्चा पहले ही कर चुके हैं और इस वीडियो में आज हम 3 तथ्यों की चर्चा करेंगे जो कि रिलेवेंट होते हैं। लेकिन लर्निंग मोड में आने से पहले आपके लिए एक प्यारी सी लाइन, इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। मतलब हमें निश्चय करने की ज़रूरत है, दृढ़ निश्चय करने की ज़रूरत है। जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ लर्निंग मोड पे। धारा 9, किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता पहचान करने वाले तथ्य, मतलब जो ऐसे फैक्ट जो हमारी पहचान कर सके या किसी वस्तु की पहचान कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके, ऐसे फैक्ट रिलेवेंट होते हैं। हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारे सवाल, जैसे पहचान परेड या शिनाख्त की कार्यवाही क्या है, शिनाख्त की कार्यवाही का उद्देश्य क्या है, पहचान परेड कौन कर सकता है, डॉग स्क्वाड द्वारा पहचान क्या न्यायालय में मान्य है, जब साक्षी अभियुक्त को पहले ही जानता हो तो क्या पहचान परेड करवाना आवश्यक है, न्यायालय में शिनाख्त आदि। इन्हीं चीज़ों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान प्राप्त करनी हो तो कोई भी ऐसा तथ्य जो पहचान में सहायता करे सुसंगत होगा। किसी व्यक्ति की पहचान उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा की जा सकती है जो उसे जानते रहे हों। मतलब यहाँ पे व्यक्ति या वस्तु की पहचान के बारे में बात की गई है कि ऐसे फैक्ट जो किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचानते रहे हों तो ऐसे फैक्ट रिलेवेंट होते हैं। यह धारा व्यक्ति और वस्तु के पहचान से संबंधित है। फिर देखते हैं शिनाख्त की कार्यवाही क्या है। शिनाख्त होती क्या है, शिनाख्त की कार्यवाही का मतलब क्या है। शिनाख्त की कार्यवाही का साक्ष्य इस धारा के अंतर्गत आता है। व्यक्ति की पहचान कई प्रकार से स्थापित की जा सकती है, जैसे उसके बोली, कपड़े, मानसिक विशेषताएं, पद चिन्ह, अंगुली छाप, छायाचित्र से भी शिनाख्त की जा सकती है। जैसे जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको पहचानने के लिए हम उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं, DNA करवाते हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट भी होता है, आदि सब इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। शिनाख्त की कार्यवाही का उद्देश्य क्या है। शिनाख्त का उद्देश्य चश्मदीद गवाह की स्मृति की जांच मात्र है, जिससे कि अभियोजन पक्ष को यह पता लग सके कि कौन सा साक्षी चश्मदीद गवाह माना जा सकता है। आई विटनेस को, एक तरह से आई विटनेस को खोजना। जब हम शिनाख्त की कार्यवाही करते हैं तो हमें यह भी पता लगाना होता है कि हमारा आई विटनेस कौन हो सकता है। दूसरा उद्देश्य है अन्वेषण अधिकारी जिस व्यक्ति को प्रेषित कर रहा है, प्रेषित करने के पूर्व वह संतुष्ट हो कि वही व्यक्ति गिरफ्तार है जिसने अपराध किया है। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन वाला पुलिस अधिकारी है उसे भी यह विश्वास हो जाए कि मैंने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ये वही व्यक्ति है जिससे गिरफ्तार होना चाहिए था। न्यायालय को संतुष्ट करना कि अभियुक्त ही असली अपराधी है। इस प्रकार पहचान परेड अभियुक्त एवं अभियोजन दोनों के लिए हितकर है। फिर देखते हैं कि शिनाख्त परीक्षण कौन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति शिनाख्त परेड कर सकता है। इसके लिए केस है रामकिशन बनाम मुंबई राज्य 1955 सुप्रीम कोर्ट का, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। फिर देखते हैं शिनाख्त की कार्यवाही कराता कौन है। पुलिस अधिकारी, साधारण व्यक्ति, मजिस्ट्रेट, ये 3 ऐसे हैं जो शिनाख्त की कार्यवाही करा सकते हैं। पुलिस अधिकारी भी करवा सकता है, एक आम इंसान भी करवा सकता है और मजिस्ट्रेट तो करवा ही सकता है। तो हम देखते हैं
कि जब कहीं अपराध होता होगा है तो आप देखते होंगे कि किसी मूवी में या ऐसे भी कुत्ते लेके उसको दौड़ाने लगते हैं कि वो सूंघ के उस वस्तु या कपड़े की पहचान करके और फिर उस व्यक्ति की पहचान करे। तो क्या देखते हैं कि इस प्रकार का जो एविडेंस है वो न्यायालय में मान्य है, उसकी कुछ वैल्यू है। तो इसके लिए एक केस है सुरेंद्र पाल जैन बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1993 सुप्रीम कोर्ट का केस हत्यारे के पहचान के लिए पर्याप्त नहीं माना गया। ओह, डॉग स्क्वाड जिसे हम मूवी में देखते हैं कि कुत्तों को दौड़ा दिया जाता है किसी कपड़े को सूंघाकर या किसी भी चीज़ को सूंघाकर। अब सोचिए कि ये पर्याप्त ही नहीं माना गया है। जब साक्षी अभियुक्त को पहले से ही जानता हो तो पहचान परेड कराना आवश्यक है नहीं है और समय को व्यर्थ करने जैसा है। इसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो दाना यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2002 सुप्रीम कोर्ट में कि जब साक्षी पहले से ही अपराधी को जान रहा हो तो उसके लिए शिनाख्त परेड करवाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये समय भी इससे व्यर्थ होगा। न्यायालय में शिनाख्त साक्षी द्वारा अभियुक्त की न्यायालय में पहचान कर लेना एक तात्विक साक्ष्य होता है। तात्विक साक्ष्य मतलब हम उसको गलत साबित कर सकते हैं। एक तत्व का प्रश्न होता है, तात्विक प्रश्न होता है जिसको हम गलत सिद्ध भी कर सकते हैं, सही भी सिद्ध कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। शिनाख्त की कार्यवाही में पहचान प्राथमिक साक्ष्य तो होता है परंतु तात्विक नहीं। मतलब शिनाख्त की जब कार्यवाही में पहचान हो जाती है, अगर कोई साक्षी पहचान लेता है तो इस प्रकार का पहचान प्राथमिक साक्ष्य होता है परंतु तात्विक नहीं होता है। जबकि न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति किसी को पहचानता है तो वह तात्विक साक्ष्य माना जाता है, लेकिन जब वही बात न्यायालय के बाहर होती है तब हम उसको तात्विक साक्ष्य नहीं मानते। केस है हीरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2007 सुप्रीम कोर्ट की। आइए देखते हैं इसमें न्यायालय ने क्या कहा। न्यायालय में शिनाख्त कमजोर साक्ष्य होता है। वाह, शिनाख्त की कार्यवाही पहचान को मजबूती देती है परंतु ऐसी कार्यवाही अनिवार्य नहीं है। ऐसी कार्यवाही को अनिवार्य ही नहीं माना गया है। इसके न करने से न्यायालय में की गई पहचान का साक्ष्य अग्राह्य नहीं हो जाता है। मतलब अगर शिनाख्त की कार्यवाही न हो न्यायालय में तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए फिर जो एविडेंस दिया जाए वो एडमिसिबल ही हो। या एडमिसिबल न हो। शिनाख्त की कार्यवाही का साक्षिक मूल्य। अमित सिंह भीकम सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पहचान परेड कोई सारवान साक्ष्य नहीं है, यह केवल न्यायालय में किए गए कथनों की संपुष्टि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब शिनाख्त परेड की ये वैल्यू है कि बहुत ही ये मजबूत साक्ष्य नहीं है, केवल ये संपुष्टिकारक साक्ष्य है। इससे केवल पुष्टि होती है कि हम देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, केवल एक जानकारी लेने के लिए। एक केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ काठीकालू 1961 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसे आप कई सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाता होगा, आईपीसी में भी मिलता है और इसमें भी मिल रहा है। सो आप इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ इस धारा में वस्तुओं के पहचान की बात की गई है। फिर है समय या स्थान दर्शित करने वाले तथ्य, पक्षकारों के संबंध दर्शित करने वाले तथ्य आदि, ये सभी रिलेवेंट माने गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे इतने सारे जो कंटेंट्स मैंने लिखे हैं बहुत ही इनफ हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। थैंक यू।